ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई अब नहीं रहे और उनकी मौत के साथ ही मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स मतलब पूरी की पूरी भू राजनीति हमेशा के लिए बदल गई है। आज इसी पर बात करेंगे। कहते हैं कभी कभी दशकों तक कुछ नहीं होता और कभी कभी कुछ हफ्तों में ही दशकों की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ईरान के मामले में तो बात हफ्तों की भी नहीं है। यहां तो सिर्फ एक दिन में 40 साल का इतिहास बदल गया। सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर मिडिल ईस्ट में पावर, रीजनल डोमिनेंस और यहां तक के शांति की परिभाषा ही बदल गई। तो इस पूरी घटना को, इसके असर को समझने के लिए हमने इसे 5 बड़े सवालों में बांटा है। सबसे पहले, हमला कैसे हुआ? दूसरा, खामेनेई कौन थे? तीसरा, उनके बाद अब क्या? चौथा, क्या बमबारी से लोकतंत्र आता है? और आखिर में, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा? तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हमला। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक नए तरह का युद्ध था। और मोसाद ने इसे कैसे अंजाम दिया और कैसे उन्होंने जंग के मायने ही बदल दिए? तो उन 24 घंटों में हुआ क्या था, चलिए एक नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ सुबह, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक हवाई हमला किया। और निशाना कोई न्यूक्लियर साइट नहीं थी, बल्कि ईरान की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी। दोपहर तक ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। 7 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। शाम होते होते अमेरिकी प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आता है, इतिहास का सबसे बुरा आदमी मारा गया। और अगली सुबह ईरानी सरकारी मीडिया इस बात की पुष्टि कर देता है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई अपने ऑफिस में ही मारे गए। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि इसने जंग के तौर तरीके ही बदल दिए हैं। देखिए, अमेरिका के पास प्रिसिजन मिसाइलें तो खैर सालों से हैं, लेकिन असली गेम चेंजर थी इजराइल की ज़मीनी इंटेलिजेंस। मोसाद ने बंकर बस्टिंग बॉम्ब इस्तेमाल किए, मतलब खामेनेई ज़मीन के नीचे छिपे हुए थे। उन्होंने हफ्तों पहले ही सेफ हाउस में बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। यहाँ तक कि पेजर, वॉकी टॉकी में भी बॉम्ब लगा दिए। और तो और, आम लोगों के ऐप्स को हैक करके ईरान की सेना IRGC को सरेंडर करने के मैसेजेस भेजे गए। तो ये एक तरह से ग्राउंड इंटेलिजेंस और अमेरिकी एयर पावर का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल था। तो अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये खामेनेई थे कौन और कैसा था उनका 37 साल का ये फौलादी शासन? 37 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 37 सालों तक एक आदमी ने पूरे देश पर एक छत्र राज किया, एक तरह की तानाशाही। अमेरिका में बुश से लेकर ट्रंप तक कितने ही राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन ईरान में खामेनेई की फौलादी पकड़ वैसी की वैसी ही रही। तो उन्होंने ये कैसे किया? देखिए, खामेनेई की ताकत का राज था एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से पर्सनल लॉयल्टी पर टिका था। उन्होंने सेना, मतलब IRGC, जुडिशरी, मौलवी, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इस ताकत को बनाए रखने के लिए धर्म और क्रूरता का इस्तेमाल किया। जब भी कोई आवाज़ उठी, चाहे वो 2022 का महसा अमीनी प्रोटेस्ट हो या 2026 का आर्थिक संकट, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद 2 तस्वीरें दिखती हैं, सरकारी टीवी पर मातम और सोशल मीडिया पर जश्न। वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन उतने ही अनपॉपुलर भी हो चुके थे। ठीक है, तो लीडर तो चला गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है उत्तराधिकार का। क्या ईरान में अब एक पावर वैक्यूम बन गया है? मतलब ईरान के इतने बड़े हथियारों के जखीरे को अब कौन कंट्रोल कर रहा है? और ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे अहम सवाल है। क्या ईरान की कमांड की चेन टूट चुकी है? क्या वो अब पलटवार करने की हालत में है, या फिर जंग यही खत्म हो गई है? देखिए, ऐसा नहीं है कि खामेनेई ने इस दिन की तैयारी नहीं की थी। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। संविधान के मुताबिक एक टेम्पररी काउंसिल, जिसमें न्यायपालिका का हेड, प्रेसिडेंट और गार्डियन काउंसिल के लोग हैं, वो तुरंत कंट्रोल ले लेती है। इसके अलावा खामेनेई ने खुद 3 लोगों को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना था। और जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि कुछ जनरल्स को आज़ादी दी गई थी कि अगर वो ना रहें तो वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। इनमें खामेनेई का अपना बेटा मुज्तबा भी शामिल है। तो कहने का मतलब है, लीडर गया है, सिस्टम अभी भी वही है। और उस सिस्टम के पास क्या है, ये भी मत भूलिए। ईरान के पास 2000 से ज्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ये एक रीजनल सुपर पावर है। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, इकोनॉमिक ताकत भी जबरदस्त है। ईरान जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइनिंग करके दुनिया की 20% तेल और LNG सप्लाई को रोक सकता है। मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। तो साफ है, खतरा अभी टला नहीं है, चाहे गद्दी पर कोई भी बैठे। अब थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये जो किया गया है, इसका मकसद क्या बताया जाता है? लोकतंत्र लाना।
तो सवाल यह है, क्या वाकई बमबारी करके जबरदस्ती किसी देश का निजाम बदलकर वहां लोकतंत्र लाया जा सकता है? इतिहास क्या कहता है इस बारे में? देखिए, कागज पर तो ये थ्योरी बहुत अच्छी लगती है कि एक तानाशाह को हटा दो और वहां लोकतंत्र आ जाएगा, शांति होगी, स्थिरता आएगी। लेकिन हकीकत क्या है? अगर हम इराक, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे उदाहरणों को देखें तो नतीजा ठीक उल्टा रहा है। लोकतंत्र की जगह आया है केओस यानी अराजकता, स्थिरता की जगह आया है एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद, और शांति की जगह छिड़ा है सिविल वॉर यानी गृह युद्ध। तो अब ईरान का भविष्य क्या हो सकता है? मोटे तौर पर 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला और शायद बेस्ट केस सिनेरियो, सत्ता का ट्रांसफर आराम से हो जाए और नया लीडर अमेरिका इजराइल के साथ ये संघर्ष जारी रखे। दूसरा, जो एक बुरा सिनेरियो है, कोई कट्टरपंथी ग्रुप सत्ता पर कब्जा कर ले और बदला लेने के लिए ईरान के सारे हथियार इस्तेमाल करे। और तीसरा, डूम्सडे सिनेरियो, मतलब कयामत का मंजर, देश सीरिया की तरह अलग अलग गुटों में टूट जाए और अमेरिका को जमीनी फौज भेजनी पड़े। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, इस एक घटना का पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? क्या हम एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं? इसे अगर सीधे सीधे कहें तो ये उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर का अंत है जिसकी बातें हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते जिनके दायरे में रहकर दुनिया चलती थी। ये हमला बिना यूएन की मंजूरी के, बिना अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के एक तरफा किया गया। ये एक साफ संकेत है कि अब ताकतवर देशों के लिए शायद नियम उतने मायने नहीं रखते। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही खतरनाक सबक है जो दुनिया के बाकी देश सीख रहे हैं। इसे न्यूक्लियर इंपेरेटिव कहा जा रहा है। जरा सोचिए, सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, मारे गए। गद्दाफी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया, मारे गए। खामेनी न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, मारे गए। और वहीं दूसरी तरफ हैं किम जोंग उन, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो मैसेज क्या है? साफ है कि आज की दुनिया में आपकी संप्रभुता की इकलौती गारंटी है न्यूक्लियर हथियार। और जाहिर है इसका असर ग्लोबल पावर बैलेंस पर भी पड़ेगा। चीन को अब शायद ताइवान पर एक्शन लेने की और हिम्मत मिलेगी। अमेरिका और इजराइल का दबदबा अब एक तरह से अनचेक्ड हो गया है और बाकी देशों पर उन पर अब जबरदस्त दबाव है, या तो इस ग्रुप के साथ आ जाओ या फिर अगला निशाना बनने का खतरा उठाओ। तो आखिर में हम इसी एक अनसुलझे सवाल पर आकर रुक जाते हैं जिसका जवाब आने वाले कुछ दिन और हफ्ते देंगे। और वो जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा, आत्मसमर्पण या बदला? पूरी दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है।